Hello, myself Mr. Gajanan Gurpude, Director of Abbas Academy of Science, Nagpur, introducing a science and technology part for the SSC State Board batch. So here we have to first introduce the content of Science 1. So Science 1, that is first part of science and technology, consists of these 10 lessons. First lesson is gravitation. Second lesson is periodic classification of elements. Periodic classification of elements. Third lesson is chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation. After that, fourth lesson, that is effect of electric current. Effect of electric current. After that, fifth lesson, that is heat. After that, sixth lesson, that is refraction of light. Refraction of light. Seventh lesson is lenses. Eighth lesson is metallurgy. Ninth lesson is carbon compounds. And 10th lesson is last lesson of the Science 1, and that is a space mission. Now here अगर हम लोग साइंस को 3 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो मैं साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं फॉर माय कन्वीनियंस, एंड दैट फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट अ फिजिक्स. नाउ सेकेंड पार्ट इज नथिंग बट अ केमिस्ट्री, एंड थर्ड पार्ट इज नथिंग बट अ बायोलॉजी. नाउ फिजिक्स के से रिलेटेड और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लेसन्स होते हैं वो सभी के सभी लेसन साइंस 1 में इंक्लूड होते हैं, जबकि बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड जितने भी लेसन्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं साइंस 2 से. हम लोग साइंस 1 पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में. सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि सर ये साइंस होता क्या है, साइंस का मतलब क्या है. साइंस का मतलब है कोई भी चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना और ढेर सारे महीनों के बरसों के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कोई थियरी, कोई लॉज, कोई फॉर्मूलेस को दुनिया के सामने रखना, सर उसे कहा जाता है सर साइंस. जैसे मेडिकल फील्ड को माइन्यूटली जो पढ़ते हैं तो आप मेडिकल साइंस कहते हो. स्पोर्ट्स में होने वाली एक्टिविटीज़ को माइन्यूटली जब पढ़ते हैं तो आप उसको कहते हो स्पोर्ट्स साइंस. सर साइंस इज a subject where we observe minutely every activities, every matter present in the universe, and on the basis of observations that is carried out along years and years, we put forward a theory, and that is nothing but a science. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो कुछ भी साइंस में आप लोगों ने लॉज पढ़े हो, रूल्स पढ़े हो, जो भी फॉर्मूलेज पढ़े हो, जो भी थेरीज पढ़े हो, जो भी कंसेप्ट पढ़े हो, ये सभी को जब आप अपने डेली लाइफ में इंसान के फायदे के लिए जब यूज करते हो तो आप लोग कहते हो सर हम साइंस को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर चुके हैं, और इसीलिए हमारे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट का नाम होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस और टेक्नोलॉजी में साइंस 1 के कंटेंट आपके सामने हैं. साइंस 1 में जो पहला लेसन है ग्रेविटेशन, दैट ग्रेविटेशन बिलोंग्स टू द फिजिक्स, वो फिजिक्स से बिलोंग करता है. सेकेंड लेसन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दैट बिलोंग्स टू द केमिस्ट्री. After that, third part chemical reaction and equation, that also belongs to chemistry. After that, fourth part effect of electric current, that belongs to the physics. After that, heat, ये दोनों टॉपिक से रिलेट करता है. कभी फिजिक्स में पढ़ते हैं, कभी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री का कंटेंट मानकर. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो लाइट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग जो फिजिक्स का कंटेंट है. उसके बाद लेंसेस की अगर बात करते हैं तो लेंसेस का भी कंटेंट ये
फिजिक्स से ही रिलेट करता है। मेटलर्जी की अगर बात करते हैं तो मेटलर्जी में हम केमिस्ट्री का कंटेंट के तौर पर इसकी पढ़ाई करते हैं। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, दिस also lesson belongs to the chemistry, and after that space mission, this lesson relates to the physics. Now sir, we have to move towards the second lesson, and that is periodic classification of elements, and that belongs to the content of chemistry. So periodic classification of element क्या है और उसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं. So today we are going to start the second lesson of the science 1, and that is periodic classification of elements. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये रहा हमारे इस लेसन का नाम. हम लोग इस लेसन में क्या पढ़ने क्या वाले हैं सर? ये एलिमेंट्स क्या है, ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ये पीरियोडिक का मतलब क्या होता है सर? तो ये सब चीज़ों को पढ़ना पहले पड़ेगा आप लोगों को. कोई भी लेसन को यदि पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले उस लेसन की हेडिंग में, उस लेसन के नाम में प्रेजेंट रहने वाले टर्म्स का सारा सार मतलब या थ्रू आउट मीनिंग पता होना चाहिए. उसके लिए मैं सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले मैं चलूँगा इंट्रोडक्शन पार्ट के तरफ. और इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बात करूँगा सबसे पहले मैटर की. सर ये मैटर क्या है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये जो पूरी दुनिया है, यहाँ पर कोई चीज़ स्थायु अवस्था में दिखती है मतलब सॉलिड स्टेट, कोई चीज़ लिक्विड अवस्था में दिखती है द्रव अवस्था जिसको कहते हैं, कोई स्टेट वायु अवस्था, कोई सब्जेक्ट मटेरियल वायु अवस्था में दिखता है मतलब गैसियस स्टेट में. सर कोई चीज़ें लिविंग दिखती है मतलब जीवित, तो कोई चीज़ें निर्जीव दिखती है नॉन लिविंग. कोई चीज़ें इतनी छोटी है सर कि जो मेरे खुली आंखों से देख नहीं सकता, तो उनको मुझे नेकेड आइज से देखना होता, मतलब माइक्रोस्कोप के अंडर में देखना होता है. जबकि कोई चीज़ इतनी बड़ी होती है कि जिनको मैं बड़ी आसानी से अपनी नेकेड आइज से देख सकता हूँ. सर कुछ चीज़ें विजिबल होती है तो मुझे आंखों से दिखाई देती है, तो कुछ चीज़ें इनविजिबल होती है. तो सर ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए सर, दैट आर नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. अगर मैं बात करता हूँ, मेरे हाथ में रखा हुआ ये मार्कर, तो ये मार्कर ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, वस्तुमान होगा. और साथ साथ इस मार्कर ने इस पूरे ब्रह्मांड में से इतनी जगह को घेर लिया है. मार्कर जिस जगह पर प्रेजेंट है, मार्कर ने जितनी जगह घेर चुका है, उतनी ही जगह पर दुनिया की कोई भी चीज़ और आप रख नहीं सकते, बिकॉज मार्कर हैव ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्पेस ऑफ यूनिवर्स. इसका कुछ ना कुछ मास भी है. मैं मेरी अगर बात करता हूँ तो मेरा भी कुछ ना कुछ मास है, वस्तुमान है, और मैंने भी इस ब्रह्मांड की कुछ जगह को घेर लिया है. मेरी घेरी हुई जगह पर दुनिया की कोई दूसरी वस्तु को आप रख नहीं सकते. आई हैव ऑक्यूपाइड सम स्पेस एंड डेफिनेटली आई हैव सम मास. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट, रिमेंबर दैट. वेट एंड मास आर डिफरेंट. 9th स्टैंडर्ड में पढ़े आप लोग मास और वेट का डिफरेंस. सो मास की बात कर रहा हूं और जगह ऑक्यूपाई करने की बात कर रहा हूं. चलो मैं भी ये बोर्ड पर लिखा हुआ कोई वर्ड मिटाता और इस बोर्ड पर लगी हुई अगर इंक को अगर देखते आप लोग, तो इस इंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे हाथ के ऊपर, उंगली के ऊपर जमा हैं. सर एक पार्टिकल को बाहर निकालना वैसे तो बेहद डिफ़िकल्ट है, आसपास नामुमकिन ही है सर. लेकिन यदि आप एक पार्टिकल को निकाल लेते तो उसका भी कुछ ना कुछ मास रहता. हाँ सर, मानते हैं हम लोग कि इसका मास बेहद बेहद कम रहता, बट डेफिनेटली इट विल हैव सर्टन मास. और उस छोटे से पार्टिकल ने हमारे ब्रह्मांड की छोटी सी जगह को भी घेर लिया है, मतलब इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम डेफिनाइट मास. सो ऐसी चीजें जिसका कुछ ना कुछ मास है, जो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, ऐसे सभी चीजों को हम मैटर कहते हैं. सो डेफिनेशन बनती है एनीथिंग अराउंड अस. पढ़ चुके आप लोग इसका मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में. एनीथिंग अराउंड अस विच हैव डेफिनाइट मास, which have definite mass and
occupies a space is called as matter। तो ये बन गई सर मैटर की डेफिनेशन। मैं मास की बात कर रहा हूँ, छोटे से पार्टिकल मेरे हाथ के ऊपर लगे हुए जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है, जो मेरे भी नहीं, मेरे से भी नहीं दिख रहे ना आपको, देखो आप देख पाओगे सर, ये बहुत छोटे, इतने छोटे हैं कि इनको देखना अगर है तो आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो। सर इतने छोटे माइक्रोस्कोप का भी कोई ना कोई मास होता है क्या? तो मैं कहूँगा या 100% इसका भी कुछ ना कुछ मास है। हाँ, माना मैंने कि इसका मास बहुत ही कम है, बट डेफिनेटली इट विल हैव सर्टन मास। मास कैन नेवर बी जीरो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका मास जीरो हो सकता है। यस सर, वेट कैन बी जीरो, बिकॉज वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो सकती है। और जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होगी तो मास कुछ भी रहे, हमारे वेट का आंसर बन जाएगा जीरो। इसका मतलब सर हमें वेट के बारे में बात नहीं करना, वेट जगह के हिसाब से बदलता है, वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से बदलता है, लेकिन मास ये चेंज नहीं होता। सो एनीथिंग अराउंड अस विच हैव डेफिनाइट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ये मैटर की डेफिनेशन। सर मैटर कौन से स्टेट में रह सकता है? सर मैटर रह सकता है सॉलिड स्टेट में, मैटर रह सकता है लिक्विड स्टेट में, मैटर रह सकता है गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में मार्कर पेन, स्थायु अवस्था, डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम। पानी की अगर बात करते हो तो डेफिनाइट शेप नहीं है सर, लेकिन डेफिनाइट वॉल्यूम है, लिक्विड अवस्था। गैसियस स्टेट, बलून में भरी हुई हवा, या फिर हमारे रूम के अंदर जो हवा घूम रही है सर, उसका ना डेफिनाइट वॉल्यूम है ना उसका कोई शेप है सर। डू नॉट हैव डेफिनाइट मास, डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, गैसियस स्टेट। मैटर एग्जिस्ट कर सकता है माइक्रोस्कोप या लिविंग फॉर्म में या नॉन लिविंग फॉर्म में। मैं एक लिविंग थिंग का एग्जाम्पल हूँ, मैं एक खुद लिविंग थिंग का एग्जाम्पल हूँ। मेरे हाथ में प्रेजेंट रहने वाले बैक्टीरिया एक लिविंग थिंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरे बॉडी में कुछ मेरी प्रोसेसेस चलती है, लाइफ प्रोसेसेस चलती है, जिसकी वजह से मैं जीवित रहता हूँ और ढेर सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम देता हूँ। जबकि मार्कर में ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं चलती, ऐसे कोई लाइफ प्रोसेसेस नहीं होती, ऐसे कोई केमिकल रिएक्शंस इसके बॉडी के अंदर नहीं हो रही है, ये निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। वैसे ही सर मैटर रह सकता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जिसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देख सकते हो। बैक्टीरिया की बात, वायरस की बात सर, जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक। जबकि आप मुझे अभी खुली आंखों से देख पा रहे हो, मैं मैक्रोस्कोपिक मैटर का एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि आप मुझे खुली आंखों से देख पा रहे हो। माइक्रोस्कोपिक रह सकता है, मैक्रोस्कोपिक रह सकता है। सर विजिबल रह सकता है, मतलब आंखों से दिखाई देने वाला। मैं आपको आंखों से दिखाई दे रहा हूँ, मार्कर पेन आंखों से दिखाई दे रहा है सर, ये विजिबल है। इस रूम में प्रेजेंट रहने वाली हवा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इनविजिबल मैटर है सर ये। मतलब मैटर ये सब फॉर्म में रह सकता है। सर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर बात करता हूं मैं, तो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में। एक एलिमेंटल फॉर्म में, दूसरा कंपाउंड फॉर्म में, और तीसरा मिक्सचर फॉर्म में। तो मेरा जो इंटरेस्ट है एलिमेंटल फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म और मिक्सचर फॉर्म में। कि क्या मतलब होता है सर ये एलिमेंट का, ये कंपाउंड का, ये मिक्सचर का क्या मतलब होता है? तो पढ़ा क्या हमने? साइंस क्या है, पढ़ा क्या हमने? साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, पढ़े हमने मैटर क्या है, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। नाउ आई हैव टू वैनिश दिस पोर्शन टू कंटिन्यू द लेसन। सो सर अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होता है, हम उसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है, हम उसके बाद पढ़ेंगे मिक्सचर क्या होता है। तो सर मैं सबसे पहली हेडिंग बनाने जा रहा हूं, दैट इज एलिमेंट। सो एलिमेंट्स क्या है सर?
जैसे कि एलिमेंट्स की अगर बात करूं तो अगर मैं आपको एक गोल्ड की 100% गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा दे दूं, या आपको मैं प्लैटिनम मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा दे दूं, या आपको प्योर आयरन लोहे के रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा दे दूं, तो आप पाओगे कि सर ये गोल्ड के जो भी आपने मुझे पीस दिए हो, डेफिनेटली दीज पीस इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। 9th स्टैंडर्ड इनसाइड द एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पर पढ़े ना आप लोग कि दुनिया की कोई भी चीज बनी होती है छोटे छोटे पार्टिकल से। महर्षि कनाद ने बताया था ये बिफोर क्रिस्ट। तो सर ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। सर ये पार्टिकल्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब इन पार्टिकल्स को और तोड़ा नहीं। पार्टिकल ये है ना, गोल्ड का एक टुकड़ा जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ये बना है छोटे छोटे पार्टिकल से, और ये पार्टिकल को अगर मैं बाहर निकालकर तोड़ने की कोशिश करता हूं तो आप तोड़ ही नहीं पाओगे, बहुत छोटी है सर। अब ये चीज हुई सर, ये इनडिविजिबल हुई। ये जो चीज हुई है या सर्कल से ड्रॉ किया है, ये कैसे हुई है? इनडिविजिबल हुई है, मतलब जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको और काटा नहीं जा सकता, इनडिविजिबल। और सर ये जितने भी आपने सर्कल ड्रॉ किए हो सर, दीज आर द पार्टिकल्स of that material, and all these particles have identical physical and chemical properties. So ये पार्टिकल जो आपको दिख रहे हैं ये आइडेंटिकल भी है। सो ऑल द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, एग्जैक्टली समान, हुबेहूब। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मिलती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मिलती है। सो एलिमेंट आपने लिए गोल्ड नाम का एलिमेंट, और गोल्ड नाम के एलिमेंट को जब आपने ऑब्जर्व किए तो सर ये तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल से बना हुआ। गोल्ड की जब आपने एक पीस को जब ऑब्जर्व किए, सो जो भी पार्टिकल्स है वो कैसे? इंडिविजिबल, एंड ऑल द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, आर सेम, एंड दिस इज, इट मीन्स सर सभी की सभी चीजें हैं, समान हैं और सभी इंडिविजिबल है। इसका मतलब आपने प्योर सब्सटेंस लिए। सो एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर, एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर टाइप ऑफ मैटर। सो डेफिनेशन बना रहा हूं मैं एलिमेंट की। सर एलिमेंट इज अ प्योर टाइप ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ identical indivisible particles, which consist of identical indivisible particles. So element is a type of pure, or is a pure type of matter which consists of identical indivisible particles. तो आपने सर हमको गोल्ड का एग्जांपल लेकर समझा है, तो ठीक है, मैं आपको प्लैटिनम का एक छोटा सा टुकड़ा देता हूँ और कहता हूँ जाओ भैया प्लैटिनम के बारे में भी ऐसे ही बात करो कि प्लैटिनम की जो चीज़ है वो बनी हुई है समान पार्टिकल से, जिनमें समान सभी के सभी पार्टिकल्स एक तो हुबेहूब समान भी है और जिनको फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इंडिविजिबल है। तो ये डेफिनेशन बन गई। सर आपने गोल्ड लिए, आपने प्लैटिनम लिए, आपने आयरन लिए, तो सर ऐसे कितने ले सकते हैं आप एग्जाम्पल? तो मैं कहूँगा मैं ऐसे 118 एग्जाम्पल ले सकता हूँ। कहने का मतलब मेरे पास 118 एलिमेंट्स के नाम हैं, और उस 118 एलिमेंट्स में से कुछ लोगों से आप फैमिलियर हो, सुने होंगे कम से कम। हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सर उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, वैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सर ढेर सारे, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे ढेर सारे सर मैं लिख सकता हूँ। आखिरी अनऑक्टियम। 118 एलिमेंट्स के नाम हमें
देखना है। देखेंगे सर हम लोग लेसन में देखेंगे, आप लोगों को लगेगा आसान लगेगा ये कि सर ये एलिमेंट्स के नाम कैसे क्या याद रखना या कितने एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं। सो एलिमेंट क्या है सर? एलिमेंट इज अ प्योर टाइप ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। कितने एलिमेंट्स रह सकते हैं? 118 एलिमेंट्स रह सकते हैं। नाम क्या है? तो कुछ के नाम हमारे पास में है। सो हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे आपने गोल्ड नाम का एलिमेंट लिए थे, तो गोल्ड नाम के एलिमेंट में जो छोटे छोटे सर्कल्स आपने ड्रॉ किए थे, और छोटे छोटे सर्कल्स को आप कहोगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट मटेरियल। उस एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट हुआ ना वो सर्कल। So that smallest particle of that material means element, that is called as atom. उसको atom कहा जाता है सर। So the smallest part of any element, कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट अगर देखते हो, so smallest part of any element is atom. एटम ये जो वर्ड है ये आया है ग्रीक फिलोसोफर ने दिया है। ग्रीक फिलोसोफर और साइंटिस्ट में फ़र्क होता है ना। फिलोसोफर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर अपनी थ्योरी को दुनिया के सामने रखता है, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर नहीं रखता, वो प्रूफ करके दिखाता है लेबॉरेटरी में, और लेबॉरेटरी में प्रूफ करके वो दुनिया के सामने रखता है। तो सर ये ग्रीक फिलोसोफर जो था उसने सबसे पहले बताया था कि दुनिया की कोई भी चीज ये सबसे छोटे पार्ट से बनी होती है, जिसको और कट नहीं किया जा सकता, जिसको और बारीक नहीं किया जा सकता, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो इंडिविजिबल है, वो अनकटेबल है, और उस अनकटेबल को ही ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं एटोमोज। और ये एटोमोज से आया है दोस्तों एटम नाम का वर्ड। हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट, उसके ढेर सारे एटम्स। हेलियम नाम का एलिमेंट, उसके ढेर सारे एटम्स। लिथियम नाम का एलिमेंट, उसके ढेर सारे एटम्स। तो हाइड्रोजन का एक एटम भी दूंगा मैं आपको, ये लो भैया एक हाइड्रोजन का एटम देखे ना आपने 9th स्टैंडर्ड में, वहाँ पर था ना आपको कि एटम स्पेरिकल शेप का होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके अराउंड में कौन घूमते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सर। तो सर एक भी एटम दूंगा तो आप कहोगे सर ये तो हाइड्रोजन का एलिमेंट ही है। सब एटम अगर दोगे तो आप हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो भी आप कहोगे सर यू हैव गिवन अस एलिमेंट हाइड्रोजन। सर 1 मिलियन अगर ऐसे हाइड्रोजन के एटम्स दोगे तो भी हम उसको हाइड्रोजन एलिमेंट ही कहेंगे। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल कि यदि मैं 10वीं क्लास को अगर पढ़ा रहा और मेरे क्लासरूम में एक ही बच्चा बैठा हुआ है, तो भी मुझे उसको क्या कहना पड़ेगा? ये 10वीं की बैच है। अगर 2 बच्चे बैठे हुए हैं तो भी मैं कहूँगा सर ये 10वीं की बैच है। 100 बच्चे बैठे हुए तो भी मैं कहूँगा, क्या कहूँगा? SSC की बैच है, 10वीं की बैच है। So student is the smallest part of that SSC batch. वैसे ही atom is the smallest part of any element which cannot be further divided. आज 1.5 बच्चे प्रेजेंट है, ऐसा होता है क्या सर? 1.5 बच्चे कहाँ से प्रेजेंट रहेंगे? एक रहेगा, नहीं तो 2 रहेगा। आज 13.5 स्टूडेंट प्रेजेंट है, ऐसे होता है क्या सर? 13.5 स्टूडेंट कहाँ से प्रेजेंट रहेंगे? मतलब स्टूडेंट को डिवाइड नहीं कर सकते सर, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट of that class. In the same way atom is the smallest part of element. So सर ये एलिमेंट के बारे में बात की है, तो एलिमेंट कितने होंगे? 118। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा? एटम होगा। कहाँ से आया? एटोमोस से आया। सर अब ये एलिमेंट के टाइप कितने रहेंगे? तो एलिमेंट के टाइप 3 रहते हैं दोस्तों। एक को आप कहते हैं मेटल्स, दूसरे को आप कहते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे को आप कहते हो मेटेलॉइड्स।
ये भी आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो, 8वीं स्टैंडर्ड में या 9वीं स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटेलॉइड्स क्या है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटेलॉइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी उसको मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन नहीं करता, उसको करेंगे ना जब लेसन आएगा 8वें लेसन में। तो 8वां लेसन जो है मेटलर्जी, वहाँ पे तो मुझे आपको पूरे यूनिट भर मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड पढ़ाना। तो मेटल धातु, नॉन मेटल अधातु कहते हैं आप लोग, मेटेलॉइड जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं, कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कहलाते हैं, कुछ एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हेलियम ये नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये मेटल के कैटेगरी में आता है। सर सिलिकॉन, जर्मेनियम ये मेटेलॉइड्स के कैटेगरी में आता है। तो ये एलिमेंट्स के बारे में बात किया कि एलिमेंट क्या है। सर एलिमेंट इज अ प्योर टाइप ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल पार्टिकल्स इन विच ऑल द एटम्स विल हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन का ये एक एटम दूसरे गांव से लाया, हाइड्रोजन का ये एक एटम दूसरे गांव से लाया, तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी क्या? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं रहेगी प्रॉपर्टीज, वो कैसे भी लेके आओ आप। सो ये हो गया सर एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं सबसे छोटे पार्ट, ठीक है। चलो अब हम लोग एलिमेंट्स के बाद में चलता हूं मैं सेकेंड टर्म के तरफ, और उसे मैं कहूँगा कंपाउंड्स। सेकेंड टर्म यहाँ पर देखा था ना मैंने, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। चलो कंपाउंड्स के तरफ चलते हैं। सर कंपाउंड्स होते क्या है, ध्यान से देखोगे अभी कंपाउंड्स होते क्या है, एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड। यहां पर देखो अभी सर कंपाउंड में अब मैंने एक हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट लिया और हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट का एक एटम लिया, लियो। दूसरा भी एटम मैंने हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट का ही लिया और दोनों आपस में कंबाइन हो गए। ये जो डैश ड्रॉ किया ना, इसको बॉन्ड कहा जाता है। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। सो अब ये हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स थे जो आपस में कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद अब ये हाइड्रोजन एटम नहीं रहा, ये हाइड्रोजन गैस बन गई। हाइड्रोजन के एटम हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करते, हाइड्रोजन गैस हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है। तो सर ये बन गया। तो सर 3 एटम नहीं ज्वाइन कर सकते थे क्या? 4 एटम्स नहीं ज्वाइन कर सकते थे क्या आप? नहीं सर, मैं कहूंगा नहीं। जब कंपाउंड बनते हैं तो एटम्स अपनी विशिष्ट मर्यादा में ही आपस में कंबाइन होते हैं। सो एटम्स ऑफ एलिमेंट combined in fixed proportion, so we get a compound, example of compound। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलता हूं। सर अब क्या करो आप, हाइड्रोजन नाम का एक एटम लो, दूसरा भी एटम हाइड्रोजन का ही लो, और अब ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स को ऑक्सीजन एटम्स के साथ में कंबाइन करो। अब 2 एटम हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट के और एक एटम ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट का, ये कंबाइन हुए, और अब ये ना हाइड्रोजन रहा ना ऑक्सीजन रहा, ये नई चीज बन गई जिसको आप कहते हो सर वाटर, H2O। सो वाटर बन गया सर। सो वाटर इज अ एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। सो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H और O मतलब H2O। तो ये वाटर का फॉर्मूला बदलता है क्या सर जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से? मैं कहूँगा नहीं। 100 साल बाद भी आप साइंस पढ़ोगे तो वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। इंडिया में नागपुर में वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो नागपुर के बाहर भी वाटर का फॉर्मूला H2O है। मंगल ग्रह पे जाओगे और कोई प्लैनेट पे जाओगे, पानी मिलेगा तो उसका भी फॉर्मूला H2O ही रहेगा। कहने का मतलब ऐसा है कि कंपाउंड जब बनते हैं तो उनके फॉर्मूले फिक्स्ड रहते हैं, वो चेंज नहीं होते सर। सो कंपाउंड कैसे बने, एटम्स के कॉम्बिनेशन से। कभी 2 एटम कंबाइन हुए, कभी 3 एटम कंबाइन हुए, तो कभी 4 एटम ऐसे ही कंबाइन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक कार्बन लिया, कार्बन नाम के एलिमेंट का एटम, और 4 हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट के एटम आकर कार्बन से लिंक हो गए, जुड़ गए।
तो ये बन गई नई मीथेन गैस, गोबर गैस, नेचुरल गैस, मार्श गैस ना। अब इसको आप कार्बन कह सकते ना हाइड्रोजन, नहीं सर ये मीथेन गैस बन गई। तो कितने एटम कंबाइन हुए? कार्बन नाम के एलिमेंट का 1 और हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट के 4, ऐसे 5 एटम से बना फॉर्मूला मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला बदलेगा क्या? नहीं, अभी तो बताया सर आपने कि कंपाउंड में जो फॉर्मूले बनते वो चेंज नहीं होते। मतलब कंपाउंड कैसे बने? एटम्स के कॉम्बिनेशन से। कंपाउंड कैसे बने? एटम्स के कॉम्बिनेशन से, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रहता है फिक्स्ड, डेफिनाइट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वाटर की बात करोगे तो वाटर नाम के कंपाउंड तभी बनेगा जब 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ में लिंक हो जाएंगे, कंबाइन होंगे। सो एटम्स आर कंबाइंड इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। Atoms are combined in definite proportion for the formation of compound. तो compound कैसे बने दोस्तों? Atoms कंबाइन हुए 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होंगे तब हम कहेंगे कि सर कंपाउंड तैयार हुआ है। सो कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ मैटर। अब मैं कंपाउंड की डेफिनेशन बनाने जा रहा हूं। मैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट को भी मिटा देता हूं। चलो, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या बनेगी? सो कंपाउंड कैसे बना? एटम्स के कॉम्बिनेशन से। कितने एटम्स कंबाइन हुए? सर कम से कम 2 रहने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 भी रह सकते, 1000 भी रह सकते, 10,000 भी रह सकते। समझ में आया? तो ये एटम्स का कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन हमेशा कैसे रहेगा? फिक्स रहेगा। सो वाटर कहोगे तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। मीथेन कहोगे 1 कार्बन और 6 हाइड्रोजन ही लिखना पड़ेगा। घर में ग्लूकोज खाते, आप लोग सुक्रोज खाते हो, शक्कर, उसका फॉर्मूला है C12H22OA11। ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला, शुगर का फॉर्मूला। मतलब कार्बन नाम के एलिमेंट के 12 एटम्स, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे 12 एटम्स। हाइड्रोजन नाम के एलिमेंट के 12 एटम्स और ऑक्सीजन नाम के 22 एटम और ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट के 11 एटम जब कंबाइन हुए होंगे तो सुक्रोज नाम का कंपाउंड बना होगा। सो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय, सो डेफिनेशन बना रहा हूं मैं कंपाउंड की। कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय और इट इज अ टाइप ऑफ मैटर। कंपाउंड इज a type of matter which is formed by, compound is a type of matter which is formed by the combination of, किनके combination से? which is formed by the combination of 2 or more atoms, 2 या 2 से ज्यादा एटम्स। पण सर दोन्ही ॲटम मग सारखेच राहतील का? हो, सारखेही राहू शकतात, नाहीतर मग एक H घ्या एक Cl घ्या, डिफरंट पण राहू शकतात। मतलब 2 एटम्स ये समान भी रह सकते, डिफरेंट भी रह सकते। सो द कंपाउंड इज टाइप ऑफ मैटर विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज ऑल्सो अ प्योर टाइप ऑफ मैटर। हाँ, कंपाउंड इज अ प्योर टाइप ऑफ मैटर, क्योंकि फॉर्मूले नहीं बदलते ना सर उनके। So it is, compound is a pure type of matter which is formed by the combination of 2 or more atoms in fixed proportion. In fixed proportion. और साथ में मैं एडिशन लिख सकता हूं कि सर ये वाटर से हाइड्रोजन को बाहर निकालना, वाटर से ऑक्सीजन को बाहर निकालना, ये इतनी आसान प्रोसेस नहीं है सर। कोई फिजिकल टेक्निक से आप नहीं सेपरेट कर सकते, उसके लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, माथापच्ची करनी पड़ती है, लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। कहने का मतलब ऐसा कि कंपाउंड्स जिन खिलाड़ियों से बना हुआ है, कंपाउंड जिन एटम से बना हुआ है, कंपाउंड जिन एलिमेंट के एटम से बना हुआ है, उन एटम्स को, उन एलिमेंट को सेपरेट करना आसान नहीं। मतलब the atoms or elements present in compound cannot be separated easily by physical method. So compound की भी मैंने एग्जांपल लिख दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन गैस, वाटर, मीथेन, ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों कंपाउंड में लिख सकता हूं। तो यहां कंपाउंड की 2 चीजें ध्यान रखना। कंपाउंड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट,
but they are present in fixed proportion and they cannot be separated easily by the simple physical technique. उसके लिए आपको केमिकल मेथड की तरफ जाना पड़ता है। कंपाउंड भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे कंपाउंड होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे मीथेन में देखो तो मीथेन में C4 कार्बन दिख रहा है, मतलब मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर में आपको कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं, HHO दिख रहा है, मतलब कार्बन इज नॉट प्रेजेंट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जिस कंपाउंड में कार्बन है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहो, और जिस कंपाउंड में कार्बन नहीं है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहो। उसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो उसकी भी बहुत लंबी कहानी है कि कुछ कंपाउंड ऐसे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, जिसमें कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक नहीं कहते, उसके लिए अलग थ्योरीज है, उसमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये हो गया कंपाउंड के बारे में, ठीक है। चलो, अब कंपाउंड में मैंने क्या किया, आपको 1 लीटर पानी दे दिया। अब 1 लीटर पानी में सर ये H2O ऐसे कितने H2O होंगे 1 लीटर पानी में? तो 1 लीटर दो या सर हमको 1 ड्राम भर के दो या पूरे समंदर का पानी दे दो, आप तो कहोगे कि सर ये H2O है, H2O नाम का कंपाउंड है। लेकिन सवाल ये है कि सर 1 लीटर पानी में H2O की संख्या क्या रहेगी? 1 ड्राम पानी में H2O की संख्या क्या रहेगी? समुंदर भर के पानी में H2O की संख्या क्या रहेगी? आप कहोगे सर 1 लीटर पानी में H2O की संख्या तादाद में कम रहेगी, H2O कम रहेंगे। 1 ड्राम पानी भर के दोगे तो वहाँ H2O के मॉलिक्यूल ज़्यादा रहेंगे। समुंदर के पानी में H2O के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा रहेंगे। कहने का मतलब ऐसा, सर आप एक भी मैंने H2O दिया आपको, एक निकाल के ये लो भैया 1 H2O, पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं देख सकते सर हम लोग आंखों से, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो एक भी अगर H2O दिया तो भी आप कहोगे सर ये कंपाउंड ही है। 100 दिया तो भी आप कहोगे सर ये वाटर नाम का कंपाउंड है। जैसे वो स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिया था, जब भी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, स्टूडेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्लासरूम। सर मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। म्हणजे एक जर तुम्हाला H2O दिलं तरी तुम्ही त्याला म्हणाल की सर हा कंपाउंड H2 वॉटरच आहे। 100 H2O जरी दिले तरी तुम्ही म्हणाल की सर हे वॉटर नावाचाच कंपाउंड आहे, आणि 1000 जरी दिले तरी तुम्ही म्हणाल की वॉटर नावाचाच कंपाउंड आहे। हां, याच्यामध्ये मॉलिक्यूल कमी आहे सर, याच्यामध्ये मॉलिक्यूल जास्त आहे, याच्यामध्ये मॉलिक्यूल जास्त असतील परत। सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। तो ये कंपाउंड के बारे में बात की हमने। मैटर का दूसरा टाइप, एलिमेंट इज अ प्योर टाइप ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी विच हैव सेम प्रॉपर्टीज। एटम कितने रहेंगे, कितने टाइप के रहेंगे, और एटम्स के कॉम्बिनेशन से कौन बनते हैं? कंपाउंड। एटम्स किन के? एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होंगे। यहाँ दोनों एटम एक ही एलिमेंट के हैं या 2 एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं। तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड विल गिव राइज टू द कंपाउंड। आणि कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? मॉलिक्यूल। सो दीज आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एलिमेंट को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ये कंपाउंड के बारे में। तीसरी चीज़ जो आपको पढ़ाना है वो है मिक्सचर। तीसरी चीज़, ये पहली चीज़ कंपाउंड, दूसरी चीज़ पहली चीज़ एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, और तीसरी चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मिक्सचर। तो देखो अभी मिक्सचर के लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। आप एक ग्लास लो, एक ग्लास में पानी डाल दो। चलो एग्जांपल के पहले दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। घर में स्टेनलेस स्टील है आपके, और स्टेनलेस स्टील पता है आपको किससे बना है? आयरन Fe जो एलिमेंट है, कार्बन जो एलिमेंट है, क्रोमियम जो एक एलिमेंट है, 118 की लिस्ट में आते हैं, ध्यान रखना। तो सर इनसे बना है। सर इसका मतलब तो स्टेनलेस स्टील एलिमेंट से बना है, ऐसा कहना है आपका? यस, ये स्टेनलेस स्टील एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। लेकिन
ये एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फिक्स नाही रहता. कंपाऊंड में वॉटर म्हटलं तर दोनच पाहिजे, हायड्रोजन आणि एकच ऑक्सिजन पाहिजे तरच वॉटर जमेल कंपाऊंड. मिथेन म्हटलं तर एकच कार्बन असायला पाहिजे आणि 4च हायड्रोजन असायला पाहिजे, कमी जास्त नाही चालणार. दे आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, डेफिनाइट प्रपोर्शन. लेकिन जब स्टेनलेस स्टील की बात करते हो तो स्टेनलेस स्टील में प्रेजेंट रहने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है. स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, उसी के बेसिस पर स्टील की प्यूरिटी को मेज़र किया जाता है, उसकी महंगाई बढ़ती है सर. तो कार्बन, फेरस और क्रोमियम की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, एलिमेंट का अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब एलिमेंट की मात्रा फिक्स्ड नहीं रहती मिक्सचर में. सो स्टेनलेस स्टील एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर. दूसरा एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील किससे बना? एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से. लेकिन एलिमेंट कैसे है सर? फिक्स्ड प्रपोर्शन में नहीं है, दे आर प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन, इनडेफिनाइट प्रपोर्शन. दूसरा एग्जाम्पल, मैं एक ग्लास लेता हूँ, ग्लास में पानी भर देता हूँ और पानी में मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक. पानी मतलब H2O, सर H2O मतलब कंपाउंड. नमक डाले, नमक मतलब सर NaCl, सोडियम क्लोराइड, सर वो भी एक कंपाउंड जो Na और Cl से बना. शक्कर डाले मतलब C12H22O11, वो भी एक कंपाउंड है. मतलब 3 कंपाउंड को आपने मिलाए और 3 कंपाउंड को मिलाने के बाद अब उसको आपने स्टर किए और अब आपके पास जो घोल बना उसको आप कहते हैं सर दिस इज शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन. तो इसमें कौन प्रेजेंट है? वाटर नाम का कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड नाम का कंपाउंड, सुक्रोज नाम का कंपाउंड, शुगर नाम का कंपाउंड. कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बना ये मिक्सचर. स्टेनलेस स्टील किससे बना था? एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना था मिक्सचर. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप एलिमेंट का मिक्सचर लो या कंपाउंड का मिक्सचर लो, उसके मिक्सचर में एलिमेंट का अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा और ये वाटर वाले मिक्सचर में वाटर, NaCl और शुगर मतलब कंपाउंड का प्रपोर्शन फिक्स नहीं रहेगा. कहने का मतलब मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मैटर, इट इज नॉट अ प्योर टाइप. क्योंकि अलग अलग टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं ना, अलग अलग टाइप के कंपाउंड आ रहे हैं. सो इट इज नॉट अ प्योर टाइप, इट इज अ प्योर टाइप, इट इज अ प्योर टाइप, इट इज नॉट अ प्योर टाइप. So mixture is a type of matter which consists of 2 or more elements or 2 or more compounds in any proportion. और आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ. लैब में अगर जाएंगे हम लोग तो आसानी से उस स्टेनलेस स्टील में से आयरन को निकाल सकते, क्रोमियम को निकाल सकते, कार्बन को निकाल सकते. जो सॉल्यूशन बनाया ना आपने, उस सॉल्यूशन में से मैं आपको वाटर भी सेपरेट निकाल कर दिखा सकता हूँ, सॉल्ट भी सेपरेट निकाल कर दिखा सकता हूँ, शुगर भी सेपरेट निकाल कर दिखा सकता हूँ. मेरे पास है टेक्निक लेबोरेटरी में. सो मिक्सचर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more elements or 2 or more compounds, but they are present in any proportion, so that is called as mixture. और मिक्सचर में प्रेजेंट रहने वाले जो खिलाड़ी है, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, उनको सेपरेट कर सकता हूँ एक दूसरे से. कंपाउंड में प्रेजेंट रहने वाले खिलाड़ी मतलब एटम्स, एलिमेंट को आप एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते. सो मिक्सचर की डेफिनेशन क्या रहेगी? अभी लिखता नहीं आ, जगह कम है इसलिए. मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मैटर विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more type of element or 2 or more type of compound, but they are present in any proportion. सर वो ग्लास में 1 चम्मच नमक डालोगे तो भी आप उसको शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन ही कहोगे, 2 चम्मच डालोगे तो भी शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन ही कहोगे, 3 चम्मच डालोगे तो भी शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन कहोगे. सो मिक्सचर is formed by the combination of 2 or more elements or 2 or more compounds, but they are present in any proportion and these can be separated by physical method of separation. So this is called as mixture. मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक को होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं, दूसरे को हेट्रोजीनस. होमोजीनस मिक्सचर मतलब जिसमें सभी चीजें एक दूसरे में मिली हुई है. नमक में पानी डाल दिए, नमक का दिखता आपको आंखों से स्टर करने के बाद. होमोजीनस. सर मैंने पानी में केरोसिन डाल दिया, सर केरोसिन तो उसमें घुलता ही नहीं, केरोसिन अलग दिखता है, वाटर अलग दिखता है. ये सर हेट्रोजीनस टाइप का मिक्सचर है, तो उसके बारे में और डिटेल में नहीं जाना हमको. तो सर मैटर कितने प्रकार का रह सकता है? एलिमेंटल फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में, मिक्सचर फॉर्म में. एलिमेंटल फॉर्म में भी सबसे छोटा खिलाड़ी कौन? एटम. कंपाउंड में भी सबसे छोटा खिलाड़ी कौन? एलिमेंट के एटम्स मतलब एटम्स. और मिक्सचर में भी आपने पानी लिए थे तो पानी में कौन था? H2O. H2O मतलब H और O
मतलब यहाँ पर भी सबसे छोटा खिलाड़ी एटम्स ही है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये रही कि सर आप मैटर एलिमेंटल फॉर्म में पढ़ाओ हमको, कंपाउंड फॉर्म में पढ़ाओ हमको, मिक्सचर फॉर्म में पढ़ाओ हमको, लेकिन सर ये तीनों पिक्चर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटा जो किरदार होता है उस किरदार को कहते हैं हम लोग एटम। सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। वो एलिमेंट लो या कंपाउंड लो या मिक्सचर लो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर एंड विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। सर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। एटम 9th क्लास में पढ़े, छोटा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। उसके बाद कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 118 एलिमेंट्स है। अब कंपाउंड, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। सर कितने प्रकार के कंपाउंड रह सकते हैं, मॉलिक्यूल रह सकते हैं? सर 2 प्रकार के मॉलिक्यूल रह सकते हैं। इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, H2 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, कारण की दोनों ही ॲटम सारखे आहेत म्हणून। सो इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सर इथे दोनोंही ॲटम सारखे नाही म्हणून याला मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड म्हणायचं। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट because all the atoms are same identical, and it is a molecule of compound because all the atoms are not identical। तो क्वेश्चन रहता है what is the difference between molecule of element and molecule of compound? तो molecule of element मतलब सर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सभी के सभी एटम सेम हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सभी के सभी एटम्स कैसे रहेंगे? डिफरेंट, मतलब पूरे के पूरे एटम समान नहीं रहने चाहिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन की शुरुआत करूँगा और वो है एलिमेंट का मतलब समझ गए, क्लासिफिकेशन का मतलब समझने के है सर, पीरियोडिक का मतलब भी समझने के है। क्लासिफिकेशन का मतलब बता दूं आप लोगों को, पीरियोडिक का मतलब मैं बताऊंगा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल जब बताऊंगा। तो भी क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, एलिमेंट का। अभी पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया बनी है इस 118 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। तो जिससे पूरी दुनिया बनी है उस एलिमेंट की स्टडी भी इंसान को करना जरूरी है, क्योंकि उसकी स्टडी करेगा तब उसकी मदद से और कोई नई इन्वेंशन कर पाएगा। तो ये एलिमेंट की स्टडी करना था और इस एलिमेंट की स्टडी करने के लिए इस एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण होना ज़रूरी था। मेरे क्लास में अगर 500 बच्चे बैठते तो 500 बच्चों को मैं मंडप डाल के नहीं बैठालता ना यार बाहर। वो तो मेरे लिए बहुत आसान चीज़ हो जाती। माइक लगा दूंगा, मंडप डालूंगा और मंडप में 500 बच्चे बैठाल दूंगा, बस 1 घंटे में 500 बच्चे पढ़ लिए। लेकिन नहीं सर, ऐसे नहीं करते ना हम लोग। कुछ बच्चे 10वीं की बैच में डाल देते, कुछ बच्चे 9वीं की बैच में डाल देते, कुछ 11वीं की बैच में डाल देते, कुछ 12वीं की बैच में डाल देते। इसका मतलब सर आपने पूरे स्टूडेंट को अलग अलग क्लास में वर्गीकृत किए, क्लासिफाई किए, क्लासिफिकेशन किए। क्यों किए सर आपने क्लासिफिकेशन? क्योंकि मैं मेरे काम को आसान बनाना चाहता हूँ। 500 बच्चों को पेंडाल में, मंडप में बैठा के अगर पढ़ा दिया तो भैया एक बच्चा बोलेगा कि सर ये तो आप हमको पहले ही पढ़ा चुके हो। अब 12वीं के बच्चे अगर आपके सामने बच्चे बैठे क्या बोलेंगे हो? सर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या बोर कर रहे हैं हम लोग। 4वीं के बच्चों को अगर बैठाया था वो तो सर खुजाएंगे कि भैया ये क्या बात कर रहे हैं, बरोबर ना। तो सर ये काम को आसान करने के लिए मैंने पूरे बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। वैसे ही साइंटिस्ट को जिस चीज़ से पूरी कायनात बनी है, जिस चीज़ से पूरा ब्रह्मांड बना है, उन एलिमेंट की भी स्टडी करना था। और उस एलिमेंट की स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट लोगों को इस एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशन, बार बार रिपीट होना।
कोई चीज़ कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है तो पीरियोडिक कहा जाता है। एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझेगा और ट्रांसपेरेंट होगा आपके माइंड में, क्लियर, डोंट वरी, पूरा पिक्चर ही समझ जाएगा आप लोगों को कि सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों दिया गया। अभी तो पीरियोडिक का मतलब ये समझो कि जो चीज़ कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होती है उसको पीरियोडिक कहा जाता है। तो सर ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब समझाया और इसको और डिटेल में आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा आपको कि पीरियोडिक का रियल मतलब क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सेकेंड लेसन, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डोबेराइनर ट्रायड क्लासिफिकेशन की शुरुआत करेंगे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। सो टुडे आई स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच।